नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर है और यह इतिहास की वो सीरीज है जिसमें हम इतिहास का संवाद वर्तमान से जोड़कर सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं बहादुर सिंह सर, जवाहर नवोदय विद्यालय से। सर विगत 25 वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालयों में शैक्षणिक सेवा देते आ रहे हैं। सर ने तमाम नवोदय विद्यालय जैसे मुक्तसर, मनासा, होशियारपुर और वर्तमान में बरनाला और वर्तमान में पटियाला में कार्यरत है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जिगेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका मैं स्पेशल तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए। और बहुत अच्छा उपराला लगा मुझे आपका, और मुझे खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर मेरा जैसे इतिहास का सवाल है। हर बार जब शिक्षक क्लास में जाता है तो बच्चों के बीच में सवाल आता है कि मैं इतिहास की परिभाषा क्या होनी चाहिए। और हर बार विषय के परिचय के तौर पर शिक्षक बताता भी है। पर क्योंकि अभी वर्तमान में जो मुझे याद आता है कि जब मेरे को बताई गई थी कि अतीत में घटित घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं प्रमाणों के आधार पर और कालानुक्रमिक। तो मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से इतिहास की परिभाषा क्या होनी चाहिए। जिगेश्वर जी, इतिहास की परिभाषा बहुत विशाल है। जितना बड़ा इतिहास की जो विशालता है, इतनी बड़ी इसकी परिभाषा है। इसको किसी एक लाइन में, जब हम एक परिभाषा में इसको नहीं बांध सकते। अ, क्योंकि देखो, बच्चों को जब बताना हो इतिहास क्या है, अगर हम उनको किताबी भाषा में बताएँगे तो थोड़ा-सा वो भी कह लो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अगर हम थोड़ा-सा बच्चों को सरल भाषा में बताएँ कि इतिहास क्या है, पहले आप क्या थे, कैसे हो, ठीक है, आज क्या हो, आपका परिवार उसमें कौन-कौन थे, आप कहाँ से आए हो, आपका गाँव कौन-सा है, आप उस गाँव का इतिहास क्या है, उसको पहले कौन था, आपके घर में दादा-परदादा कौन थे। तो थोड़ा बच्चों को ये समझने में आसानी होती है कि हम जो पिछली घटनाएँ हैं, पिछली जो जड़ कहाँ से चली हुई है और उसमें क्या-क्या घटित हुआ है, उसको एक क्रोनोलॉजी में कह लो, एक क्रम के अनुसार अगर हम स्टडी करते हैं, तो वो भी इतिहास की परिभाषा अपने आप बन जाती है। ठीक है ना? बिल्कुल ऐसे सर। सरलता से हम बता अ, सकते हैं बच्चों को। जी जी बिल्कुल। अ, इतिहास के बारे में सर एक बात और कही जाती है, इट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। सबका अपना नजरिया होता है। और इसी के बाद आधार पर मैं आपसे एक जानना चाहूंगा, जैसे विद्यार्थी जब इतिहास पढ़ने बैठता है तो उसकी एक बड़ी शिकायत होती है कि इतिहास का जो क्रम है हम देखते हैं एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न में इन तीनों पीरियड्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता है। हुँ, बच्चे हुँ। कहते हैं कि मिडिवल पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया। और जब बात रीजनल हिस्ट्री की आती है, क्षेत्रीय इतिहास के बारे में, तो बिल्कुल। ज्यादातर हमको इतिहास जो देखने को मिलता है नॉर्थ सेंट्रिक देखने को मिलता है कि दिल्ली के आसपास और जितने भी इतिहास लेखन हुआ है दिल्ली के सेंट्रिक हुआ है। मैं रीजनल हिस्ट्री के महत्व को जानना चाहता हूँ कि कितना महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रीय इतिहास पढ़ाया जाए विद्यार्थियों को। मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण नहीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि अगर हम बच्चों को स्टार्ट करना है, देखो बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करना, अगर ये हमारा पर्पस क्या है हिस्ट्री को लेकर, सिर्फ हमें उनको मार्क्स दिलाना है, सिर्फ एग्जाम पास करवाना है। अगर वाकई हमें हिस्ट्री को जोड़ना है, उनको हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को, उसकी महत्ता को बढ़ाना है, तो बच्चों को जो रीजनल हिस्ट्री है उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बच्चों को अपने आसपास का ही पता नहीं होगा, तो वो दूसरे नेशनल लेवल की या इंटरनेशनल लेवल की हिस्ट्री को कैसे जानेगा। अब मैं पटियाला में बैठा हूँ, तो पटियाला का इतिहास, अगर मेरे स्कूल के बच्चों को पटियाले का इतिहास ही नहीं पता, तो मैं उनको वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे बताऊँगा? तो मैं इंडिया की हिस्ट्री कैसे बताऊँगा? जब मैं उनको उनके गाँव से, उनके घर से हिस्ट्री शुरू करूँगा, उनके गाँव की हिस्ट्री से जोड़ूँगा, फिर उनके इलाके की हिस्ट्री से जोड़ूँगा, फिर उनके डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री से जोड़ूँगा, फिर धीरे-धीरे वो जो घटनाएँ हैं, वो उनका जो क्षेत्र है, वो और भी विस्तार से होता जाएगा। वो अपने आप उनको समझ आती जाएगी कि हिस्ट्री को कैसे-कैसे कितना विशाल है, और वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ना उनको आसान हो जाएगा। और बच्चे को ये हमें पता है कि बच्चा अपने आस-पास के इलाके को बड़ी बखूबी समझता है। उसको पता भी होता है, बहुत सारी घटनाएँ उसने सुन भी रखी होती हैं। आस-पास की जो जैसे म्यूज़िक है, बिल्कुल। गाने, फ़िल्में हैं, उसमें से सुन रखा होता है। वो किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी फ़ॉर्म से उससे अवगत होता है। अगर हम उसको थोड़ा-सा, उसको सिर्फ ब्रश अप करने की ज़रूरत होती है, तो वो जल्दी समझ लेता है, फिर इस हिस्ट्री उसको इंटरेस्टिंग भी लगती है, उसको महत्वपूर्ण भी लगती है, इससे बोर भी नहीं होता। और मेरे ख़्याल में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चे को हिस्ट्री है, उसके अपनी लाइफ़ से जोड़कर ही समझाना, उसके अपने आस-पास के क्षेत्र से जोड़कर ही समझाया जाए, तो वो इंटरनेशनल हिस्ट्री तक पहुँचने में उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे भी यही लगता है कि जब मैं अपने आसपास की चीजों का शऊर होगा मुझे, जब उनसे जब सीखने को मिलता है, तो मैं कंपेरिजन, मेरे पास एक रेफरेंस रहेगा कि मैंने अपने यहाँ देखा है। जैसे मैं जिस जगह से आता हूँ, मुझे अगर उसका क्षेत्रीय इतिहास पढ़ा होगा, पता हो, तो मैं पूरे भारत का इतिहास पढ़ने में मुझे और क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है। बिल्कुल अभी का बिल्कुल। जो ट्रेंड मुझे रिसेंटली देखने को मिला है कि बच्चों के इतिहास के प्रति रुचि बढ़ी है, जो इतिहास की तरफ रुझान पढ़ने देखने को मिला है। और देखता हूँ मैं कि वो बहुत इतिहास को बहुत साधारण तरीके से देखते हैं। एक तो सोशल मीडिया का दौर है, ज्यादातर जानकारी लोग सोशल मीडिया से जुटाते हैं। अपने से ज्ञान उनको सोशल मीडिया पे जो भी मिलता है, और सोशल मीडिया पे एक दिक्कत ये है कि जो भी ज्ञान हम तक पहुंच रही है, इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, वो इतनी फिल्टर हो के आ रही है कि उसकी सत्यता का प्रमाण हमारे पास अभी है नहीं। और एकेडमिक पर्सपेक्टिव से विद्यार्थी जो है, उसको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो रिलायबल हो, और क्या अप्रोच ठीक रहेगा कि मैं इतिहास अध्ययन करूं ताकि वो कारगर भी हो और सही साबित हो। हाँ बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और लोगों के पास टाइम तो है, लेकिन वो ऐसा दिखाते हैं उनके पास टाइम नहीं है। जो फ्री है उसके पास टाइम ही नहीं है सुनने के लिए, क्योंकि शॉर्टकट का ज़माना है। आजकल लोगों के पास रील देखनी है, बस ऐसे स्क्रॉल करते रहेंगे और सिर्फ़ उसका जो निचोड़ होता है ना, उसी को देखते हैं। जहाँ हेडिंग पढ़ लिया, जो सिर्फ़ जो 2-4 लाइनें पहले बोली जाती हैं, उसको पढ़कर लोग समझ लेते हैं कि हमें सारा कुछ पता चल गया। तो वैसी ही राय बन जाती है और इसको मैनिपुलेट भी किया जाता है अपने-अपने हिसाब से। चाहे कह लो जो मौजूदा सरकारें होती हैं, जहाँ किसी ने पॉलिटिकल है, जहाँ किसी ने कोई अपना चैनल की व्यू बढ़ाने हैं, उनकी मार्केटिंग करनी है, तो वो भी इस इनको मैनिपुलेट भी करते हैं। तो यहाँ पे हमें अपने आप को खुद को इस चीज़ से अवगत होना चाहिए कि जो इतिहास है वो ऐसे भी पढ़ा नहीं जा सकता। हाँ, ठीक है, आप थोड़ा-सा उसका टेस्ट देख सकते हैं, आपको पता चल गया है, लेकिन ये भी आपने सही कहा कि बच्चों का रुझान बढ़ा है। उसका कारण एक सोशल मीडिया भी है, आजकल फ़िल्में भी बन रही हैं, बहुत सारे गाने आ रहे हैं, उसमें ज़िक्र आता है, तो लोग उसको सर्च करते हैं नेट पे, तो वो इतिहास की चीज़ें सामने भी आती हैं। लेकिन अगर किसी की रुचि है इतिहास में, तो ये ज़रूरी है कि उसका बैकग्राउंड क्या है और ये किस पर्सपेक्टिव में बात कही गई है, उसकी रियलिटी ग्राउंड क्या है, तब तक हम उसकी तह तक नहीं जा पाएँगे। और बहुत सारे लोग हैं, ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं, धार्मिक लोग भी हैं, वे अपने-आप के धर्म को बढ़ावा देने के लिए, या अपने मकसद को, या अपने आइडिया को बढ़ावा देने के लिए उसको उस तरह से मैनिपुलेट करके बताया जाता है। लेकिन अगर आप निरपक्षता से देखें इसको, आप न्यूट्रल होके देखेंगे, तो आपको हिस्ट्री तभी समझ आएगी जब उसको आप ध्यान से डिटेल में पढ़ोगे। या तो आपने स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ा है, जहाँ आपके पास ऐसे रिसोर्सेज़ हैं, आपके पास ऐसी बुक्स हैं, आपके पास ऐसे टीचर हैं या कोई गाइड है जिससे आप पूछ सको, जहाँ आपका एक लॉजिकल ऐसी थिंकिंग है या क्रिटिकल थिंकिंग है आपके पास, तो आप उसको अपने हिसाब से सोच सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो कि ये कितना सही है, कितना गलत है। तो इसके लिए अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, नॉलेज होना ज़रूरी है, अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। मैं ऐसा समझता हूँ। बिल्कुल सर, नॉलेज और अवेयरनेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, जैसे आपने अभी सत्य तब इतिहास की व्यक्तिपरकता की पर बात करी कि विद्यार्थी को खुद अवेयर होना चाहिए, इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, उसको नॉलेज के रिगार्डिंग किताबों का सहारा लेना चाहिए। पर हुँ, आजकल एक राजनीतिक दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है। हर आदमी चाहता है कि वो पॉलिटिकली करेक्ट हो। राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार का जिससे उसका विचार मिल रहा है, तो उसी की बात करेगा, उसी की तरफदारी करते हैं। और मीडिया के थ्रू वगैरह देखे या फिर सोशल मीडिया, दोनों के माध्यम से जो भी हम तथ्य पढ़ते हैं तौर मरोड़ पर पेश किया जाता है हमारे साथ। हुँ, हुँ। अ, अभी मुझे देखने लगा कि खबरों की दुनिया में इतना क्यूज बढ़ चुका है कि जिस तरह का हम सोशो पॉलिटिकल संवाद होता था पहले, पहले जो चर्चाएं होती थी, वो स्पेस ही अब खत्म हो गया है। लोग मतलब अब खुलकर बातें ही नहीं करते इन चीजों के बारे में कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, किन चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, क्या हम तक फिल्टर होके आ रहा है। ऐसे में हुँ, ये हुँ। स्पेस को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे हम उन चर्चाओं को जनमानस तक पहुंचा सकते हैं। जोगेश्वर जी, ऐसा है देखो, मैं फिर उसी बात पे, आजकल कोई ना कोई अखबार, कोई ना कोई मीडिया, कोई ना कोई यूट्यूब चैनल वाले, इनका एक अपना कहीं न कहीं लिंक कह लो, या कोई पॉलिटिकल पार्टी, या कोई सरकार इनको पैट्रोनाइज़ करती है, जहाँ इनको कोई न कहीं समर्थन है, या उन्होंने अपना कोई पॉलिटिकल या फाइनेंशियल कोई अपना फ़ायदा लेना है, वो उनका झुकाव उनकी तरफ होता है। अब देखो, हमारे देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं, एक चैनल उसको किस तरह से दिखा रहा है, किस तरह से दिखा रहा है। एक उसी को उसके फ़ेवर में जाके बता रहा है, एक उसकी क्रिटिसाइज़ कर रहा है।
वो उनका अपना-अपना पर्पज़ क्या है। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, भारत में क्या है उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर हम पाकिस्तान के जब अपने अरब देशों का देखें, वो उस उन लोगों को हीरो बता रहा है, जिन्होंने भारत पर हमला किया, जिन्होंने भारत को लूटा। हम उनको लुटेरे कह रहे हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा विश्व विजेता बता रहे हैं। तो ये अपना-अपना पर्सपेक्टिव है। अपना-अपना क कहीं न कहीं चलो पर्सपेक्टिव भी एक जगह से हो सकता है, लेकिन जब को उसको फ़ाइनेंशियल फ़ायदे के लिए या किसी को पॉलिटिकल फ़ायदा देने के लिए, इसकी पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए उसको तोड़-मोड़ कर पेश किया जाता है ना, तो तब जो इतिहास, इतिहास नहीं रहता। इतिहास जो उसको इतिहास की तरह दिखाने के लिए ज़रूरी है कि अगर हम इतिहास को इतिहास की तरह ही पेश करें, वो जैसा था वैसा हो। ऐसा नहीं बिल्कुल, जैसे मैंने सोच लिया ऐसा हो सकता है, ऐसा है। मैं अगर किसी धर्म को, किसी भाषा को मानता हूँ, तो मैं उसका फ़ेवर रखकर मैं अपनी बात करूँ। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में फिर बात वही आती है कि सुनने वाला कौन है? क्योंकि हमारे देश में क्या है कि हम इमोशनल हो जाते हैं किसी न कहीं धर्म को लेकर या किसी न किसी व्यक्ति विशेष को लेकर और हम अपना झुकाव वैसे ही ओपिनियन रैप बना लेते हैं। जिसका पहले सुन लिया, हमें वही सही लगता है। जबकि ऐसा नहीं होता और ऐसे भी लोग हैं जिनको पता होता है कि ये जो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ये सही नहीं है। ये ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं है। गलत क्या है क्योंकि वो एक पक्ष हो सकता है, लेकिन उसके कोई दूसरा पक्ष देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये गलत है। ठीक है? तो हमारी हमारी खुद की नॉलेज कितनी है, अगर जी, किसी देश में या कुछ जो अपने दर्शक हैं, अपने लोग हैं, अवेयर है, तो जो मीडिया भी ज़्यादा देर नहीं कर पाएगा। मीडिया क्यों कामयाब हो जाता है, जहाँ यूट्यूब पे सोशल मीडिया क्यों कामयाब होता है, ये कमज़ोरी या कमी हम लोगों में ही है, क्योंकि हमें उसकी नॉलेज नहीं है। हम इमोशनल होके अपनी राय वैसे बना के वैसे ही बिहेव करते हैं, तो इसका फ़ायदा वो उठाते हैं। मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, इतिहास को इमोशन के आधार पर नहीं, साक्ष्य प्रमाणों के आधार पर पढ़ना चाहिए। मैं बिल्कुल, कंप्लीटली ये तो एग्री करता ऐसा हूँ इस बात से। हाँ, बिल्कुल, जितने प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, वो चाहे कैसे भी हैं। देखो हिस्ट्री जैसे भी कैसी भी है, हम उसको बदल नहीं सकते। लेकिन उसको मैनिपुलेट करना गलत है, बिल्कुल, अपने फ़ायदे के लिए वो भी। ठीक है? तो बाकी देखो जो उसके हम सीख क्या ली, हमने उसको कैसे हमने पेश करना है, ताकि इतिहास को इतिहास ही लगे, वो कोई मिथ्यास, कोई कहानी, कोई किसी की पर्सनल चीज़ तो है नहीं किसी की वो। बिल्कुल। और सर ऑनलाइन एजुकेशन आ गया ना, जब से कोविड के बाद से तो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अब ऑनलाइन बिल्कुल। एजुकेटर भी इतने आ गए कि बच्चा क्लास में ऑनलाइन, मतलब क्लास में पढ़ता ही है, लेकिन अब जिसका ऑनलाइन एक्सेस है वो जाके यूट्यूब पे सर्च करता है। यूट्यूब पे उसको हुँ, जितना भी मिलता है मटेरियल, अब उसको ये पता नहीं वो क्या परोसा जा रहा है उसको, वो उसको ऐसे ग्रहण कर लेता है। और उसके पास कोई हुँ, क्रिटिकल थिंकिंग है नहीं, वो देखता नहीं कि सर्टिफाइड हिस्टोरियन की बात कह रहा है या फिर ऐसे किसी टीचर ने कह दिया, क्योंकि बहुत बार भावुक होकर भी टीचर कुछ बात कह जाते हैं। हुँ। इस समय में मैं देख रहा हूँ जैसे अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें कई एजुकेशनल बदलाव आए। आपके दृष्टिकोण से और क्या ऐसे बदलाव है जो हमारे भारतीय शिक्षण पद्धति में होना चाहिए? अ, देखो एजुकेशन का जो पर्पज़ हमारा क्या है, ये बहुत मैटर करता है। हमारा विज़न क्या है, हम कैसे लोग पैदा करना चाहते हैं, क्या सोच लेके चलना चाहते हैं। और आज के समय में क्या है ना, आजकल हर किसी को ये बहुत चिंता है कि मैं 10वीं करने के बाद, प्लस 2 करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद, इवन पीएचडी करने के बाद भी क्या मुझे जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो सिर्फ़ हमारी जो भीड़ है, वो पढ़े-लिखों की बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम पढ़ रहे हैं और भीड़ बढ़ रही है, बस यही हो रहा है। और सबसे जो आज के समय की ज़रूरत है कि हमें स्किल डेवलपमेंट जो स्किल एजुकेशन है स्किल डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो इस वक़्त चल तो रहा है, डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे स्किल सेंटर चल रहे हैं, लेकिन उनकी आउटपुट क्या है, वो अभी थोड़ा उस पे सवालिया निशान ही मैं कहूँगा, क्योंकि वो उनकी आउटपुट वाक़ई में क्या है? एजुकेशन बढ़ी है, स्किल डेवलपमेंट बहुत बहुत ज़्यादा पहले से बेटर हुई है। और आजकल देखो बच्चे इवन अपना प्लस 2 जो करने के बाद भी 12वीं क्लास करने के बाद भी बहुत सारे कोर्सेज़ में चले जाते हैं। लेकिन अगर इसकी और मेरा जो मानना है पर्सनली कि 10th तक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, उसके बाद हर बच्चे को एक स्किल जो है उनकी इंटरेस्ट के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार स्किल डेवलपमेंट का जो कोई ना कोई विषय है, वो ज़रूर रखना चाहिए ताकि उसको एक
लाइन मिल सके, एक टारगेट मिल सके, मुझे इस लाइन में जाना है और उसी लाइन में उसकी परफेक्शन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस वक़्त जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इस बात को ध्यान में रखकर बात की जा रही है। अब जो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, उसको लोगों को, विद्यार्थियों को कितना फ़ायदा होता है, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन और सरकार की जो कह लो नीयत है, या हमारा जो आगे ब्यूरोक्रेसी है, वो उसको कैसे लागू करती है। तो अगर इसकी आउटपुट बहुत अच्छी आती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर ऐसा होता है। लेकिन ऐसा ना हो कि पहले की तरह, पहले भी हम बहुत करते हैं, हमारे पास आईआईटी बहुत है, उसमें क्या है सिर्फ़ छोटी-छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ज़्यादा कोई उनको बच्चों को फ़ायदा होता है, जॉब लग जाते हैं 10-15 हज़ार 20 हज़ार में। लेकिन क्या सिर्फ़ हमें इतने ऐसे ही लोग ही पैदा करने हैं? हमें चाहिए कोई इतनी ज़्यादा स्किलफुल हो कि उनकी डिमांड हो, वो अपना, अपने परिवार का और समाज के लिए बहुत अच्छा कर पाएँ। तो स्किल डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है, स्किल के सब्जेक्ट हैं, इसकी ओर ध्यान देना और भी बहुत ज़रूरी है। और बल्कि बजाय इसके कि हम सिर्फ पढ़े-लिखे ग्रेजुएट, बीएससी, बीएड, मेडिकल, नॉन मेडिकल में बच्चों को पैदा कर एक बेरोज़गारी की लाइन को बढ़ाते जाएँ। तो मेरे ख़्याल में ये आज की डेट में स्किल डेवलपमेंट की ओर जो है, ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, और इसको और उतनी साफ नीयत से, डेडिकेशन से लागू हो जाए, तो डेफ़िनिटली फ़ायदा होगा। बिल्कुल सर, जैसा आपने बताया कि सरकार का जो नजरिया वो तो बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, पर जब इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके बाद जो परिवर्तन आएगी उसी से हमको हकीकत पता चलेगी। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि जैसे बहुत सारे आईआईटी होते हैं, वहाँ पे हमेशा साइंस एजुकेशन की बात होती थी। अभी रिसेंटली इसी साल से मैं देख रहा हूँ कि साइंटिफिक टेम्परामेंट साइंस वाले बच्चों में होता है, साथ में अभी ह्यूमैनिटीज के कोर्स भी इंट्रोड्यूस किए गए आईआईटी जैसे संस्थानों में, ताकि हुँ, बच्चों में ह्यूमैनिटीज वैल्यूज भी आए, ह्यूमैनिस्टिक वैल्यूज डेवलपमेंट हो। और काफी अच्छा कदम है। मैं आपसे एक लेखक के बारे में जानना चाहूंगा। आपके फेवरेट लेखक भी है शायद, नरेंद्र कपूर, नरेंद्र सिंह कपूर जी। हुँ। काफी कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे लिखते हैं वो। मैं आपसे जानना चाहूंगा उनकी कौन सी राइटिंग्स आपको बहुत ज्यादा प्रभावशाली लगती है। ये मैंने इसलिए फ़ेवरेट हैं क्योंकि उनकी जो, मैंने वैसे अचानक एक किताब उठाई थी, मैंने जब पढ़ी तो मैं बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी। और मैं ऐसे ही शुरू की किताब, मैंने 2 दिन में वो किताब खत्म की, उसके बाद जितनी उनकी किताबें आई हैं मैंने पढ़ी हैं। और उसने मेरी रुचि, जो उन किताबों ने मेरी रुचि पढ़ने के लिए मेरे अंदर ऐसी रुचि पैदा की कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी किताबें पड़ी हैं, और मैं हर बार किताबें लेता बिल्कुल हूँ। सर। और उसके बाद जब उनकी किताबें पढ़ी, उन्होंने ऐसे रेफ़रेंस दिए, फिर मैंने वो किताबें पढ़नी शुरू की। उसके बाद मैंने जैसे एक पंजाब में बहुत ही मशहूर हैं हरपाल पन्नू जी हैं, मैं उनकी किताबें पढ़ी। अभी जैसे मैंने रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन वो किताबें मैंने पढ़ी हैं, और डेल कार्नेगी की हैं वो किताबें पढ़ी हुई हैं मैंने, और ट्रेसी की हैं, ड्यूक एंड वेन है, वो अभी मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि किताबों की तो इतनी ज़्यादा संख्या है, इतनी ज़्यादा संख्या, जैसे आप पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे। मैंने एक किताब पढ़ी थी साहित्य संजीवनी जंग बहादुर गोयल की, उसमें उन्होंने इतने रेफ़रेंस दिए हैं, इतनी किताबों के बारे में बताया, इतने लेखकों के बारे में बताया। मैं कहता हूँ वो एक ही किताब आदमी पढ़ ले ना, तो आपको लगेगा यार कि हम किताबें क्यों नहीं पढ़ते? हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं और कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। तो उ उनका जो सबसे बड़ा मेरे इसलिए फ़ेवरेट है कि उन्होंने लोगों को, जो भी उनकी किताब पढ़ता है, उनका वो दीवाना हो जाता है, और उनको किताबें पढ़ने में रुचि पैदा हो जाती है, क्योंकि इतना बढ़िया, इतना ह्यूमन बिहेवियर पे वो इतना अच्छा प्रोज़ लिखते हैं, तो आपको भी बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए वो मेरे फ़ेवरेट हैं, और मैं बाकी भी ऐसा नहीं उन्हीं की किताबें पढ़ता हूँ, मैं और भी बहुत सारी किताबें मैंने खरीद रखी हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ जब भी मेरा मन करता है, जब भी टाइम मिलता है आते-जाते। इवन मैं तो गाड़ी में भी कोई ना कोई बुक रिव्यू लगा लेता हूँ। ई ऑडियो ऑडियो बुक लगा लेता हूँ। तो अब मैं गाने नहीं सुनता, अब मैं कोई किताब के बारे में या कोई मोटिवेशनल ऐसे स्पीच ही सुनता हूँ, मेरी गाड़ी में यही मिलेंगे आपको, और बहुत अच्छा लगता है, और बहुत कुछ सीख क्या रहे हैं। अभी मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं अब टीचर नहीं हूँ, जब से मैंने किताबें पढ़नी शुरू की हैं, पहले मैं टीचर मानता था, अब मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। क्या बात है सर। ऊपर से जब हम मिलते हैं ना किसी से, और कोई बताता कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो बहुत क्यूरियोसिटी होती है। हम किसी को मतलब कुछ चार नई बातें बताते हैं, तो उसका भी ज्ञान बढ़ता है और हमारी दोस्तियां भी ज्यादा होती है। मतलब मैं को भी जब से किताब पढ़ना चालू किया, एक लल्लन टॉप करके चैनल है, उसके एंकर है सौरभ द्विवेदी। वो बताता हुँ, है कि 33 पन्ने आप रोज सुबह उठ के, मतलब आधे घंटे सुबह उठने के बाद मोबाइल पे फ्लाइट मोड लगा दीजिए, क्योंकि अब ज्यादातर आदत है कि उठने से मोबाइल चलाने लगते हैं। हुँ, आधे घंटे के लिए आप किताब पढ़िए, 33 पन्ने, 33 पन्ने सुबह, 33 पन्ने शाम को।
और रोज ऐसे अगर 66 पेजेस पढ़ेंगे तो हम हफ्ता सप्ताह में एक किताब खत्म कर दें। अ, आप जिस बिल्कुल। हिसाब से बता रहे कि आप ऑडियो बुक भी सुनते हो, बाकी मेरी फेवरेट रिचेस्ट मैन इन बेबीलोनिया मैंने पढ़ रखी है। ब्रायन ट्रासी की अभी बुक मैं खुद पढ़ रहा हूँ। और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं, मतलब पढ़ने के लिए आप सिस्टमेटिक, या सोने से पहले फिक्स है कि इतना टारगेट है कि इतना पढ़ना है, या फिर जब फ्लो में चल रहा है तो पूरी किताब खत्म करके ही उठूं? नहीं, ऐसा है क्योंकि हम देखो स्कूल में जाते हैं, वहाँ भी काम होता है, पीरियड्स वगैरह लेने होते हैं, क्लासेस लेनी होती हैं, तो स्पेसिफिक टाइम तो देखो कभी मिल नहीं पाता। अगर हम देखेंगे तो हमें स्पेसिफिक टाइम नहीं मिल पाएगा। तो मैं क्लासेस भी लेनी होती हैं स्कूल में, तो इसलिए फिर मैं, ये होता है कि जब भी टाइम मिलता है, अगर मैं स्कूल में कहीं लाइब्रेरी में जाता हूँ तो लाइब्रेरी से किताब इशू करा लेता हूँ, वहाँ पे जब भी टाइम मिलता है साइड पे बैठ के पढ़ लेता हूँ। और घर में आके तो मैं काफ़ी ज़्यादा, जब भी रात को टाइम मिलता है, अभी मेरी छुट्टियाँ हो जाएंगी, छुट्टियों में मैं किताबें अपनी सेलेक्ट कर रखी हैं जो कंप्लीट करनी करनी है मुझे, और मैं उनको पढ़ता हूँ। बाकी तो कुछ स्पेसिफिक टाइम तो देखो जॉब वाले पर्सन के पास तो मुश्किल है निकालना, लेकिन जब भी मौका मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए। कई बार 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, यार थोड़ा लग रहा है जैसे भूख सी लग रही है, कुछ ना कुछ पढ़ लिया जाए, कुछ ना कुछ सुन लिया जाए। क्योंकि मुझे ये लगता है कि वैसे ही बैठ के गप्पे लगाना, या वैसे किसी स्टाफ रूम में बैठ के हाँ वैसे ही करते रहो, मुझे तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगता खुद को। ये है कुछ ना कुछ पढ़ ले, किसी से कोई अगर बात भी करनी है, कोई ऐसी बात करो जो थोड़ा सा आप में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट करते रहे। तो मैं तो काफ़ी इसलिए टाइम लगाता हूँ कि कहीं न कहीं कुछ ना अखबार ही पढ़ ली जाए, कुछ ना कुछ सीख लिया जाए, और किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर ली जाए जिससे कुछ ना कुछ सीखा जा सके, कोई ना कोई मोटिवेशन कोई बात कर दे। तो ऐसे लोगों का आजकल, जब से किताबें पढ़ने शुरू की हैं तो उसने सिखा दिया कैसे लोगों से मिलना है, आपको कैसी बात करनी है, और कैसे अपने टाइम को व्यतीत करना है। तो ये चीज़ें सीख रहे हैं और बहुत ज़्यादा लाइफ़ बेटर हो रही है आगे से। अपनी थिंकिंग, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है, और अपनी मेंटालिटी बड़ा पॉजिटिव से रहते हैं और खुश रहते हैं अंदर से। खुश दिखाई नहीं देते लेकिन अंदर से बहुत खुश रहते हैं। खुश रहना ज़रूरी है दिखाने से। बिल, बिल्कुल बिल्कुल सर। हुँ, हुँ, हुँ। और मतलब ऐसा होता है कि हम एक किताब के माध्यम से उस व्यक्ति ने जिसने लिखा है उसके कम से कम 10 सालों का एक्सपीरियंस जो होगा उसने सब कम्युलेट कर दिया, हम 4-5 दिन में आराम से उसको सीख सकते हैं और बहुत आगे पहुंच सकते हैं। ए ए एक मैंने एक ए लाइन एक पढ़ी थी। एक जोगेश्वर जी ऐसा है, देखो जो किताब जो बंदा लिखता है ना, उसमें उसकी बहुत बहुत मेहनत जी। लगती है। और हम लोग, हमें हो सकता है हम 1 दिन में पढ़ते हैं, 2 दिन में पढ़ते हैं, कई तो सुबह से लेके शाम तक को पढ़ देते हैं। लेकिन एक किताब को उसी पर्सपेक्टिव में जाकर, उसी फीलिंग के साथ अगर आप पढ़ोगे ना, तो आप लोगों के, अगर आपने 10 बंदों की कोई किताब बढ़िया पढ़ ली, तो समझ लो 10 बंदों का जो इतने सालों का जो ज्ञान है, ऐसे व्यक्तियों के जो एक्सपीरियंस है, वो आपके अंदर आ गया। और आपको एक कामयाब होने से या बेटर इंसान होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है? और मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं, आप यकीन मानिए, एक लाइन पढ़ता हूँ तो मैं रुक जाता हूँ कई बार, कि यार ऐसे बंदे ने कैसे कितना बढ़िया लिखी है, ये हमें बात पता तो थी लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। हमें इन्फॉर्मेशन है, हमने कहीं न कहीं सुना है, ये चीज़ सब अच्छी चीज़ें हमने सुन रखी हैं, हमें सबको पता है क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन किताबें वो है जो आपको आईना दिखाती है कि क्या वाक़ई आप ऐसा हो या नहीं। तो ज़रूर पढ़नी चाहिए सबको किताबें। मैं बिल्कुल तो सर, मतलब आजकल मैं तो बच्चे जो बर्थडे होता है तो गिफ्ट लेके आते हैं, मिठाई लेके आते हैं, मैं तो उनको मना करता हूँ, यार मिठाई की जगह कोई अच्छी किताब ही ले लेते। ठीक है ना? अगर किसी को गिफ्ट देना हो, मैं तो कई बच्चों को गिफ्ट भी किताब दे चुका हूँ कि यार तू इस किताब को पढ़, कम से कम कोई कुछ बहुत एक अच्छा एक बात इनिशिएटिव भी है सर ये। होनी चाहिए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर ये आपका, मतलब अगर हम बर्थडे गिफ्ट में भी किताबें देते हो। बिल्कुल, एक लाइन मैंने सुनी थी सर कि हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ना भरना है और लिखना छलकना है। कि बिल्कुल। जब पढ़ा होगा कुछ तब अ, आपको मैंने बहुत बार देखा कि आपको भी लिखने का बहुत शौक है, शौक के तौर पर आप भी कुछ लिखते रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आप किन चीजों के बारे में लिखना पसंद है, थोड़ा आपके बारे में भी जानने का मन है मेरा। जोगेश्वर जी क्या होता है कि जब आप किताबें पढ़ते हैं ना, तो आपके अंदर ऐसी चीज़ें जाती हैं जो आपको अंदर से कई बार हिला देती हैं, और आपको लगता है कि इस विषय पे मैं बात करूँ किससे करूँ? और जो सामने वाला होता है को वो आपको उस लेवल का नहीं लगता है कि इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हम बात करना चाहते हैं, तो हमारी जो भावनाएँ हैं, जो हमारे विचार हैं, हम जो सोचते हैं, वो फिर कहीं न कहीं आपके शब्दों का रूप ले लेती है।
तो मन करता है कि हम अपनी भावनाओं को कागज पे ले आएँ। तो ऐसा ही मेरे जब कभी जाता हूँ, कभी देखता हूँ, मैं अपनी जेब में कॉपी पेन रखता हूँ और जब भी कहीं मिलता है तो 2 लाइनें लिख लेता हूँ। जैसे कभी कोई कविता लिख ली, कभी कोई गज़ल के शेर लिख लिए, कभी कोई आर्टिकल लिख लिया और मैं ऐसे लिखता रहता हूँ, वो सोशल मीडिया पे डालता रहता हूँ, उसको लोगों को कई बार पसंद आते हैं। कई बार पंजाबी गीत भी लिख लेते हैं, ठीक है? वो भी कई बार रिकॉर्ड हुए हैं कुछ गीत। लेकिन अब मुझे थोड़ा पोएट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, अपनी किताब की तैयारी कर रहा हूँ और बहुत जल्दी किताब वो मार्केट में आ जाएगी और आप लोग की मैं उम्मीद करता हूँ जरूर। आप तक पहुँचेगी ज़रूर वो। बिल्कुल सर, मैं साइन कॉपी लेने आऊंगा आपकी। हाँ, हाँ, तो शुक्रिया, थैंक यू। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है किताबों के बारे में एक चीज कि जब बहुत सारी बार हमारे पास जो भावनाएं होती है उसके हमारे पास शब्द नहीं होते, पर किसी लेखक ने उनको शब्द दे रखे होते हैं। मतलब कैसे बिल्कुल, व्यक्त कर दिया होता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतना आसान था शब्दों में बयां करना। मतलब हम दिमाग में ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इसको कैसे किसी को बताया जाए। और आज तो किताबों को पढ़ना, मतलब मैं एक टीचर से बात कर रहा था तो वो बता रहे थे कि अगर मेरा बस चले तो मैं बच्चों के लिए किताबें पढ़ना कंपलसरी कर दूं। मतलब कि उनको परीक्षा भले ही ना दे, किताबें जरूर पढ़े कम से कम। बिल्कुल, बिल्कुल। लैंग्वेज पे उनका उससे कमांड बढ़ेगा और कम्युनिकेशन के बल पे वो कुछ भी कर सकता है। हुँ। रिसेंटली मुझे अभी प्रेजेंट कॉम्पिटिटिव माहौल देख के याद आता है कि आपके टाइम पे सर स्कॉलरशिप वगैरह के लिए नेट जेआरएफ वगैरह ऐसे क्या एग्जाम होते थे उस टाइम पे? जोगेश्वर जी ऐसा है कि देखो मैं एक बहुत रिमोट विलेज से आया हूँ, गाँव से आया हूँ और तब सोशल मीडिया का ज़माना भी नहीं था, इतनी गाइडेंस भी नहीं थी और बिल्कुल 45 से सा 50 किलोमीटर तक एक गाँव से एक शहर में जाना पढ़ने के लिए और जैसी-जैसी अपने हिसाब से नॉलेज मिलती गई, तो हम अपने हिसाब से करते रहे। जब आपके परिवार में कोई गाइड करने वाला नहीं हो, आपका कोई मेंटर ना हो, आपका कोई आगे टीचर गाइड ना हो, तो आपको दिक्कत आती है। फिर अपने आपके हिसाब से आपको रास्ते बनाने पड़ते हैं। तो तब तक इन चीज़ों का पता चलता है, तब तक टाइम निकल चुका होता है। मोस्टली ऐसा ही होता है सबके साथ। ठीक है? तो जैसे-जैसे मुझे पता चलता गया मैं तैयारी करती गया, डेडिकेशन थी, इरादा भी था लेकिन पता ही नहीं था क्या करना है। तो जैसे पता चला सिविल सर्विस की तैयारी की, सिविल आईएएस का, यूपीएससी का प्री भी किया, पीपीएस भी मैंने क्लियर की, ठीक है? कई अच्छी पोस्टों पे सिलेक्ट होते-होते रह गए जैसे। तो लेकिन जब तक पता चला कैसे करना है तब तक फिर टाइम निकल जाता है। तो ये चीज़ें पता थी, लेकिन कैसे करनी है या हम कर सकते हैं कि गाँव से जब आदमी आता है ना, लड़का आता है, जिसने छोटे से स्कूल में पढ़ा हो, तो उसको लगता है ये चीज़ यार मेरे लिए कहाँ है? जी, मैं जहाँ तक पहुँचा ना तो वैसे ही और ही लोग होंगे जो शहर में रहते हैं, जिनके पास सभी फैसिलिटीज़ है, वही पहुँच पाएँगे। हमें जहाँ पहुँचने का मौका ही नहीं मिलेगा, या हमारे पास वो टैलेंट ही नहीं है। किसी ने कभी हल्लाशेरी दी ही नहीं, ये बताया नहीं तो कर सकता है। तो वो चीज़ें से हम वंचित रह गए हैं थोड़ा। थी, कम थी, उनका इतना पता नहीं था, या हमारी अज्ञानता कह लो, या मौका नहीं मिला, कुछ भी कह लो, लेकिन कोशिश नहीं कर पाए। सर, जैसा आप अभी बता रहे थे, मैं अज्ञानता तो बिल्कुल नहीं मानता। बहुत बार ऐसा होता है आज इंफॉर्मेशन एज में इतनी जानकारी होने के बाद भी हम एक्शन नहीं ले पाते, तो मतलब उसका हुँ, रिग्रेट करते रह जाते लोग। हुँ। और उस टाइम पे अगर सुविधाओं के अभाव में अगर कोई इतना कुछ कर जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे एक चीज याद आ रही थी। एक दार्शनिक ने कहा था, मतलब जैसे आप कंपटीशन की बात हो गई और आपने हुँ, बताया कि यूपीएससी वगैरह की सिविल सर्विसेज की भी आपने तैयारी करी और बहुत टफ होता है। आज कंपटीशन माहौल में हर कोई इस रेट रेस में लगा हुआ है कि सिविल सर्विसेज में जाना है। मैं आपसे एक पर्सनल ओपिनियन मांगना चाहूंगा कि अगर सिविल सर्विस में कोई नहीं जा पाता है तो उसको फिर किन चीजों की तरफ देखना चाहिए? शिक्षा बहुत अच्छा एक मेरे को लगता है कि ऑप्शन है। टीचिंग लाइन में चला जाए, उसमें बहुत बढ़िया करियर है। आप आपके हिसाब से आपके अपने एक्सपीरियंस से बताइए। योगेश्वर जी ऐसा है कि हम लोग ना अपने बच्चों के या स्कूल के बच्चों के दिमाग में ऐसे कील जैसे ना ऐसे हथौड़े से गाड़ देते हैं कि तूने ये करना है, सरकारी जॉब करनी है, ये करनी है ना? हम उनको नौकर बना रहे हैं। अगर मेरा बस चले तो मैं हर बच्चे को ये कहूँ कि भाई तू नौकर नहीं बनना तुझे नौकरी लेनी नहीं है, नौकरी देनी है। और आजकल इतने ज़्यादा बिज़नेस हैं, हम कर सकते हैं क्योंकि हम उन चीज़ों को डिस्कस ही नहीं करते।
हमें यहाँ कि चुपचाप पढ़ो, लिखो, जॉब कर लो और 50,000 कमा लो, 60,000 कमा लो, मतलब रोटी-पानी खाते रहो, बहुत है। क्या एक इंसान सिर्फ़ इतना ही कर सकता है? 50-60,000 कमा लिया और सिर्फ़ परिवार को, और सारी उम्र वो एक 50-60,000 लाख या 2 लाख के चक्कर में ही पड़ा रहता है आदमी। और दूसरी तरफ देखो, ऐसे बिज़नेस माइंडेड लोग भी हैं, जो करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हम उस तरफ बच्चों को लेके नहीं जा बिल्कुल, रहे। तो स्कूलों में क्या है, सिर्फ़ हम व्हाइट कॉलर जो क्लास है उसको पैदा करना चाहते हैं। हर एक की इच्छा है हमें वो काम ना करना पड़े जिसमें कोई हमें कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आना पड़े। एक बार नौकरी ले लो, काम करो, ना करो, सैलरी मिलती रही, गुज़ारा होता रहेगा। ये मुझे सही नहीं लगता, है ना? सरकारी जॉब अब सबको देखो, इतनी ज़्यादा हमारी आबादी है, अब इतनी तो हो नहीं सकती। ठीक है? 1% भी, एक अगर 1% बिल्कुल, लोगों को 2% हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 3% ले लो ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो ज़्यादा हो ही नहीं सकती जॉब भी। अब सरकार भी क्या करेगी? लेकिन अदर अपॉर्च्युनिटी है, बहुत है बिज़नेस क्लास में। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सिर्फ़ 15-20 हज़ार रुपए अपना परिवार को चला रहे हैं बड़ी मुश्किल से, और बाद में उनको कितने सारी उनको दिक्कत का सामना। और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी स्किल की ओर ध्यान दिया, स्किल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया, अपने अंदर स्किल पैदा की, वो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। ठीक है ना? तो है, अपॉर्च्युनिटी है, लेकिन उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सिर्फ़ बच्चे के अंदर ये चीज़ पैदा करने की, कॉन्फिडेंस पैदा करने की ज़रूरत है कि यार ये चीज़ तू कर सकता है, तू इधर जा सकता है, ये बिज़नेस तेरे लिए ठीक है, तू ये काम कर सकता है, ब आराम से कर सकते हैं। जो बिज़नेस माइंडेड है देखो, वो तो जॉब की ओर देखते भी नहीं। बिल्कुल सर, क्योंकि माहौल होता है ना, माहौल का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें कि आप किस दृष्टिकोण आप डेवलप हो रहे हो, और इसका बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशन है हमारी बुनियादी शिक्षा, जो प्राइमरी एजुकेशन वहीं से। अब मैं बिल कोशिश, मतलब मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ियों में ये बदलाव देखने को मिलेगा हमें जल्दी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि अब थोड़ा चेंजेस हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद, और नए एजुकेशन मॉडल्स आ रहे हैं जिसमें बच्चों को थिंकिंग, मतलब ऐसा नहीं कि बस एक जो हमारा अभी का एजुकेशन सिस्टम था बस आपको रटना है, हर चीजों को याद होना चाहिए आपको। आप अच्छा बिल्कुल। याद होना चाहिए, आपकी मेमोरी पावर के ऊपर डिपेंड करता है, पर आप और कुछ चीजों को सोचना है, स्किल डेवलपमेंट का काम हो गया, आप अपने आप को रेलेवेंट रख पाओ। अ, एक दार्शनिक का सवाल मुझे याद आ रहा है सर, ओशो के बारे में। आपने ओशो को सुना है क्या कभी? ओशो को मैं कॉलेज टाइम से सुनता आ रहा हूँ। किसी दोस्त ने मुझे सुनाया था, इसकी अच्छा। जब ऑडियो आती थी। और सेम ओशो सर, को मुझे भी। जैसे ओशो को जैसे-जैसे आप सुनते जा रहे हो ना, तो आपकी जो दिमाग की परतें हैं ना, आपके जो वहम हैं, इतने दूर होते जाएँगे। क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है, जो किसी धर्म से नहीं बंधा, किसी जाति से नहीं बंधा, किसी और से नहीं, वो सिर्फ़ इंसानियत की बात करता है। वो एक वे ऑफ लाइफ़ की बात करता है, वो हकीकत की लाइफ़ करता है। वो धर्म की बात की नहीं करता, आध्यात्मिकता की बात करता है। और उसको जिसने सुन लिया, वो उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। और मैं चाहता हूँ कि देखो, एक महात्मा बुद्ध जी हैं और एक ओशो जी हैं। ऐसे लोगों को जिन्होंने सुन लिया, वो आदमी जीवन में मॉरल तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मेंटली तौर पे इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उसको कोई आदमी वैसी कोई ऐसी, कह लो जैसे हम किसी के प्रभावित हो जाते हैं, जल्दी लग जाते हैं, पीछे लग गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? और बोशो का तो बहुत बढ़िया, मुझे बहुत पसंद है और मैं अक्सर सुनता हूँ। मेरे पीछे देखिए, आप किताब भी पढ़ी होगी, ये पढ़ी है। ओशो की सबसे मोटी किताब पढ़ी है और 2-3 और कौन पढ़ी सी है। किताब है सर, नाम? ये ऐसा जैसे पंजाबी में है, मैं मौत सिखाता हूँ। अच्छा। जी, जी। मुझे भी सर ओशो के बारे में मेरे दोस्त ने इंट्रोड्यूस किया था, और वो अक्सर सुनता रहता था ओशो को। तो हुँ, रिसेंटली मैंने बताया उसको कि मेरा इंटरव्यू है सर के साथ, और उनके फेवरेट ऑथर नरेंद्र सिंह कपूर है, तो मैंने उनका एक वीडियो दिखाना चाहा नरेंद्र सिंह कपूर का। तो उनकी ज्यादातर पंजाबी में थे, दस्तक नाम की पूरी सीरीज है उनकी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। उन्होंने शुरुआत करी उसमें, उन्होंने ओशो का भी उसमें मतलब अपना मेंशन किया था। तो मुझे ख्याल आया कि शायद अगर आपने उनको पढ़ा है तो जरूर ओशो के बारे में भी सुना ही नहीं, मैं होगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक लेखक को आप पढ़ोगे ना, वो आपको इतने रेफरेंस दे देगा कि आपको दूसरे लेखक को पढ़ना पड़ेगा और आपका एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाएगी और आपको सीखने को बहुत मिलेगा। क्योंकि एक लेखक, अब जब एक लेखक रिकमेंड कर रहा है, तो नेचुरली बात है,
कि बहुत अच्छी बात प्रभावित की होगी तभी है। और उनको आप कोई भी सुने आदमी वैसे ही सुन लेना 2 मिनट के लिए, आपका बिल्कुल कितनी टेंशन है क्वालिटी लाइफ की जो है, आपकी जो मेंटल क्वालिटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बढ़िया हो जाएगी, आप सोच ही नहीं सकते। और मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ। महात्मा बुद्ध जी को मैं उनकी देखता हूँ, तस्वीरें देखता हूँ, तो जो वाइब्स आती हैं, वो कमाल की हैं। ठीक है? ऐसे ओशो को जब सुनते हैं, तो आनंद आ जाता है, क्योंकि वो बात ही इतनी बिल्कुल। ज़्यादा आप सोच नहीं सकते कहाँ से कहाँ किस बात में गहरी, लॉजिक से बताते हैं। हर चीज को कनेक्ट करके गहराई के साथ बताते हैं, मतलब मंत्र मुक्त हो बिल्कुल, जाता है जो सुनता है उसको, उनको। बिल्कुल रैशनल थिंकिंग, हाँ, लॉजिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग वो हर तरह से वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और साथ ही में जितने फिलोसोफर को साइटेशन करते हैं, मतलब गुरजिएफ का हो, नीत्शे का हो, या फिर फ्रांस काफ्का, जितने भी वो सब मेंशन करते हैं उसमें। मतलब मैंने लाओ त्से का नाम पहली बार ओशो के मुंह से सुना था। मैंने तो मेरे जीवन में लाओ त्से का बिल्कुल, बिल्कुल। इंट्रोडक्शन ही नहीं होता। हुँ, हाँ, और बहुत सारी बातें हो गई, आपने कुछ किताबें बता दी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई आखिरी मैसेज आप देना चाहे कि आगे हम क्या कर सकते हो सभी विद्यार्थियों के लिए, हितकारियों की, डिस्ट्रैक्शन से बचे रहे प्रेजेंट में, और आपकी तरफ देखिए से क्या सलाह होगी? बिल्कुल, विद्यार्थियों के लिए देखो ये है कि आजकल जो विद्यार्थी है वो सोशल मीडिया उनको जकड़ रहा है, ठीक है? और सोशल मीडिया को कई तरीकों से मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसका प्रभाव भी हो रहा है। देखो बच्चे छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन उसको पर्पज़फुली कैसे यूज़ करना है, ये आज के विद्यार्थी को उससे अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, कि वो उसका प्रयोग इस तरह से करे कि उससे उनको फ़ायदा हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो उसकी गिरफ्त में आकर अपना नुकसान कर ले, माँ-बाप को भी बाद में पछतावा होता है और बच्चों को भी पछतावा होता है कि हमने टाइम वेस्ट किया, इतना एनर्जी वेस्ट किया, अपना कीमती समय ज़ाया किया है, तो ऐसा नहीं है। तो ये तभी हो सकता है अगर हम घरों में माँ-बाप अच्छा कंटेंट देखते हैं, अच्छी किताबें पढ़ती हैं। आप यकीन मानिए कि मैंने जब किसी को देखकर किताबें पढ़ी हैं, तो मैं घर में किताबें लानी शुरू की, तो मेरी सारी फैमिली किताब बुक लवर हो गई है। ठीक है ना? वो सब अपने अपनी पसंद की किताबें मँगवाते हैं। तो देख के मज़ा आता है और मेरे से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी किताबें मेरे बच्चे पढ़ते हैं। अब मैं भी पहले क्या मैं ज़्यादा पंजाबी की पढ़ता था, अब मैं भी इंग्लिश की किताबें पढ़ने लगा हूँ, ठीक है? और मेरा दायरा और बढ़ गया है। तो बच्चे मुझे रिकमेंड करते हैं, पापा ये देखो अच्छा लगता है। क्योंकि जब आप करके दिखाओगे तो लोग देखेंगे और आपको फ़ॉलो करते हैं। अब कहने से कोई नहीं करेगा। स्कूल में भी ऐसे मैं स्कूल में जब पढ़ता हूँ, अब यकीन मानिए अभी इन दिनों में मेरे पास कम से कम 20-25 बच्चे आते हैं कि सर आप कौन-सी किताब पढ़ रहे हो? इसके बारे में हमें बता दो। तो मैं बैग में रखता हूँ, मैं निकाल के एक दे देता हूँ कि ले बेटे मेरे पास फ्री है, मैंने पढ़ ली, पढ़ के मुझे इसका बताना तूने क्या सीखा? और बच्चे आते हैं सर कमाल हो गया, सर गज़ब हो गया, बड़ा अच्छा लगा। तो अभी छुट्टियाँ हो रही हैं, बच्चों को मैंने लिस्ट दी है कि ये किताब पढ़ के आनी है, मुझे बताना आके। मैं तो होमवर्क भी ऐसा ही देता हूँ बच्चों को, ताकि वो ऐसा कम से कम इनोवेटिव। अखबार पढ़ेंगे, कोई किताब पढ़ेंगे, उसमें से कंटेंट निकालेंगे। तो वो ऐसा-ऐसा चलते-फिरते, करते-करते सीख लेंगे। तो उनका रुझान उनको सही-गलत का अपने आप ज्ञान हो जाए इससे पहले कि देर हो जाए, ये बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी माँ-बाप के लिए भी, टीचर के लिए भी। अगर बच्चे खुद ऐसे उनमें अवेयरनेस आती है कि हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है, तो इसे फ्यूचर से इसका क्या हमें फ़ायदा होगा, तो ये चीज़ें बच्चों को पता होगी तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सर, एक लाइन मुझे याद आ रही है, इट इज गुड टू बी ऑलवेज गुड, मतलब अच्छी चीजों का अंततः परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। हुँ, और जैसा आपने बताया, अभी आप बच्चों को जैसा होमवर्क देंगे, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप अपनी लिस्ट मुझे भी शेयर करें, ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर लगाऊंगा इसको। और कुछ आर्टिकल आपके मैगजीन्स में भी पब्लिश हुए हैं, मैं उनका भी लिंक अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि कोई अगर पंजाबी के, तो पंजाबी वाले स्टूडेंट्स बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स से वो पढ़ना चाहे पढ़ेंगे। एक और चीज बिल्कुल। मैं जानना चाह रहा था आपसे कि सोसाइटी और कल्चर का ज्ञान भी हमें हो जाता है हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, हर क्योंकि जब सब इंटरकनेक्टेड है आपस में। हुँ, और हम किसी चीज को जाके जब देखते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस वगैरह को, तो हमको और ज्यादा कनेक्टेड फील होता है, उसका एक्सपीरियंस कर पाते हैं। जैसे मैं दिल्ली में हूँ, तो जब मैं कुतुब मीनार जाता हूँ, लाल किला, तो मैं वहाँ जब देखता हूँ तो ज्यादा कनेक्ट होता है। अगर लोधी रोड पे लोधी टॉम देखता हूँ, तो मैं समझ पाता हूँ कि अरे सिकंदर लोधी की का मकबरा वगैरह है। आपके हिसाब से आप, मतलब आपको क्या पसंद है कि कौन सा फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट आपके लिए? अभी जैसे रिसेंटली आप सफर पे भी गए थे। अ, पहले क्या था जब नहीं पता था, तो वही 2-4 चीज़ें थी जिसकी बात आप सुन लेते हो, दोस्तों से सुन ली, घर वालों से सुन लिया या किसी से के रेफरेंस दे दिया तो वही लगता है चलो बढ़िया है।
लेकिन अब जब से मैं बच्चों को भी बताता हूँ, मैं खुद एक एक्सपीरियंस करता हूँ कि आप कहीं भी जाओ, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन पॉजिटिव है, ऑब्जर्वेशन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। मैं कहीं भी जाऊँ, मैं तो इवन कि शादी पे जाऊँ, किसी पे भोग पे भी जाता हूँ ना, दाह संस्कार पे भी जाता हूँ, तो मैं तो वहाँ भी ऑब्ज़र्व करता हूँ, वहाँ भी मैं बहुत सीखता हूँ। और बच्चों की मैं यही चीज़ बताता हूँ, जहाँ भी जा रहे हो आप, उसको इस तरह से देख के आओ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो पंजाब में तो है ही बहुत है, सिख हिस्ट्री से है। और मैंने कभी ये देखो गंटूर तक जाके आया हूँ, मैं सिक्किम तक जाके आया हूँ, इधर शिमला तक जाके आया हूँ, कांगड़ा वगैरह है और इधर दिल्ली में है, कुतुब मीनार भी मैंने देखा है, ठीक है? और इन चीज़ों में जब जाता हूँ, मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ, फ़ोटो खींच के लाता हूँ, फिर मैं बच्चों को बताता हूँ कि ये देखो इसमें क्या-क्या चीज़ें देखने वाली हैं। ऐसा नहीं है गए और देखा बहुत बढ़िया जी कुतुब मीनार बहुत बढ़िया, ताजमहल बहुत बढ़िया, लेकिन उसकी हिस्ट्री क्या है? वो कैसे बना? उसकी वास्तुकला क्या है? उसकी शैली कौन-सी है? वो किसने बनाया था? क्यों बनाया था? अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में देखोगे, अब बच्चे गुरुद्वारा ही जाते हैं, तो मैं उनको पूछता हूँ आप गुरुद्वारे गए थे, सिर्फ़ आप क्या माथा टेक के वापस आ गए? तो ये तो सही नहीं है। आप जाओ, देखो, उसने अगर गुरु ग्रंथ साहब में जो 2 बातें भी लिखी हुई हैं, आपको समझ आ गई, उसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना? और आपका जीवन चेंज हो जाएगा। वो गुरुद्वारा क्यों बनाया था? किसने बनाया था? तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो ऐसी चीज़ें आप जब देखोगे, वहाँ पे लोग आते हैं, क्यों आते हैं? लोग धन्यवाद करने के लिए आते हैं कि सिर्फ़ माँगने के लिए आते हैं, जब कुछ परमात्मा से उसकी क्या उम्मीदें हैं? क्या वो उम्मीदें कैसे पूरी होती हैं? या हमें गुरुद्वारे क्यों जाना चाहिए? किस माइंडसेट से जाना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें हैं मतलब। तो अगर इन चीज़ों को हम ध्यान में रखकर कहीं पे जाते हैं ना, तो आपका कहीं भी जाना बहुत सफल हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप गुरुद्वारे का मेंशन किया, मुझे याद आ रहा। हाँ, मतलब दिल्ली में एक सबसे बहुत प्यारा है मुझे तो गुरुद्वारा बंगला साहिब। जब भी हम जाते हैं तो वहाँ हुँ, की पता है एक खासियत यह है कि हम जब भी जाते हैं वहाँ एक सिख म्यूजियम बना रखा है, और एक बिल्कुल। 3D ऑडिटोरियम है। वहाँ पे आपको पूरा पूरा सिख हिस्ट्री का मतलब ऑडियो विजुअल के साथ दिखाया जाता है। हुँ, तो हुँ, ये हुँ। काफी अच्छा लगा मुझे जानकर। और एक बहुत प्रभावशाली चीज ये है कि वहाँ हमें सोशल इक्वलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, मतलब जहाँ बिल्कुल, महिला और पुरुष सब एक लाइन में सब एक साथ बैठेंगे। तो बिल्कुल, बिल्कुल। हो सकता है अगला सेशन सर, अगर मौका मिला तो हम सिख हिस्ट्री पे और किसी पर्टिकुलर बुक के डिस्कशन के ऊपर बिल्कुल, जरूर रखेंगे इस एपिसोड। बिल्कुल, बिल्कुल, वेलकम। बिल्कुल सर। थैंक यू। अ, अ, एक आखिरी सवाल, अब मुझे फिर वापस क्यूरियोसिटी बोल रहा है सर, पर्पस क्या होना चाहिए हिस्ट्री पढ़ने का? उद्देश्य क्या हुँ, होना चाहिए हमारे जीवन में कि इतिहास क्यों पढ़ा जाए? क्योंकि एक बिल्कुल। आर्गुमेंट होता है कि इतिहास मतलब पास्ट में तो जाके जीना नहीं, हमको हमको तो भविष्य की तरफ उन्मुख होना है। इतिहास देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अभी बच्चों को जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है, पहले पेज पे यही लिखा है क्वेश्चन अच्छा। कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? आप अब यकीन मानो इस चीज़ का देखो। मैंने पहला क्वेश्चन यही लिखा है कि कम से कम आप 10 पॉइंट लिखने हैं यहाँ पे कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? व्हाई डू वी रीड व्हाई वी डू स्टडी द हिस्ट्री? तो बच्चों को जब उनको पता ही नहीं हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। अब एक बच्चे को ये अपने फैमिली की बैकग्राउंड ही नहीं पता। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे से पूछ लो, अपने पिता का नाम बताएगा, दादा का नाम बता देगा। अपने परदादा का या अपने पिता के दादे का बस नाम भी दादाजी। वो नहीं बता पाएगा। यहाँ तक तो हमारी बिल्कुल। हिस्ट्री लिमिटेड हो गई है। वो उनका घर की बैकग्राउंड क्या है, उनकी फैमिली की बैकग्राउंड क्या है, जहाँ उनके आज से 50 साल 60 साल, 100 साल पहले की फैमिली की ग्राउंड क्या है, उनके इलाके की बैकग्राउंड क्या है। तो ये जब उनको चीज़ें पता ही नहीं होगी, तभी है। और दूसरा हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए और हिस्ट्री अगर हम कहाँ थे, कहाँ तक आ गए हैं, हमें कहाँ तक जाना है, ठीक है ना? तो ये अगर तभी पता चलेगा हम हमारे देश में किन लोग कौन अच्छे थे, किन्होंने गलतियाँ की हैं, उनको गलतियों को कैसे सुधारा जाएगा। अगर किसी चीज़ की हिस्ट्री आपको पता नहीं है, तभी आप क्या एक बच्चा साइंटिस्ट बनना चाहता है। अब वो ऐसे किसी न किसी साइंटिस्ट से प्रभावित होगा, वो कैसा बनना चाहता है, उसकी अगर हिस्ट्री पढ़ेगा तभी उसको पता चलेगा। अगर वो एयर फ़ोर्स में जाना चाहता है, उसकी कोई हिस्ट्री पता है कि मुझे फ़ौज में जाना है, मुझे बिल्कुल। इस फ़ील्ड में जाना है, उसकी हिस्ट्री पता होगी, तभी वो उसको अच्छी तरह से जॉइन कर पाएगा। अगर किसी कंपनी में जा रहा है, उसकी हिस्ट्री पता होगी तभी वो आगे जा पाएगा। हिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि जो हमने भी लड़ाइयाँ लड़ी थी, वो अकबर का पीरियड है, वो किसी बादशाह का भी वही हिस्ट्री का मतलब नहीं है। हिस्ट्री हर चीज़ की हिस्ट्री है।
आप हम मीडिया से बात कर रहे हैं, मीडिया की भी अपनी हिस्ट्री है, ठीक है ना? मोबाइल की भी अपनी हिस्ट्री है। तो ये अगर हम इन चीज़ों की बिल्कुल किसी सर। की बैकग्राउंड पता होगी, उसके रीज़न्स पता होंगे, कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ जा रहा है, तो हमारे लिए ये सारी हिस्ट्री है। लेकिन हमने हिस्ट्री को सिर्फ़ इतिहास की जो घटनाएँ हैं, वहाँ तक जोड़ के रख दिया है, तो इसलिए बच्चों को इससे ज़्यादा वो उनको लगता है यार ये बोरिंग है, ये जान के हमें क्या करना है। तो हिस्ट्री का जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका जो दायरा है, वो विशाल है। ठीक है ना? हर चीज़ की हिस्ट्री है। आप जो कर रहे हो, बिल्कुल कहीं पे कर रहे हो, अब जिस संस्था में पढ़ते हो उसकी भी हिस्ट्री है, आप जिस परिवार में रहते हो उसकी भी हिस्ट्री है, आप जिस ट्रेन से सफ़र कर रहे हो उसकी भी एक हिस्ट्री है, उसको थोड़ा-सा जान लो, आपकी हिस्ट्री हो गई, बस यही चीज़ है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आंसर है। मतलब मुझे अपने टीचर की याद आ रही पहले में, जैसे कि हम जब 7th क्लास में थे, हमारे जो मीणा सर पढ़ाते थे, उन्होंने हमको होमवर्क में यही दिया था कि तुम हिस्ट्री पढ़ते हो, तुमको पूरी हायरार्की जीनियोलॉजी पता है, तुमको खुद की वंशावलियां हुँ, पता है क्या? हमको तो होमवर्क में दिया था कि तुम अपनी वंशावली अपना लिख के लाना कि तुम्हारे कितने परिवारजनों में दादा परदादा और कितने को बिल्कुल, ग्रेट बिल्कुल। ग्रैंड फादर का नाम पता है। हुँ, और हिस्ट्री का जो उद्देश्य आपने बताया सर, निसंदेह कि हर दिन हमारी चीज, आज का जो वर्तमान है हमारा, कल जाके इतिहास बनेगा। हम यूट्यूब पे हिस्ट्री खोलते हैं, मतलब यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, उसकी अपनी हिस्ट्री क्रिएट होती है, हर हुँ, चीज रिकॉर्ड हो रही है। इवन विज्ञान की बात होती है, विज्ञान का अपना एक इतिहास है। आज जो विज्ञान जिस पोजीशन पे हम देखने को मिलता है, साइंस का एवोल्यूशन कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कर रहा है, तो उसका अपना एक इतिहास है। और अच्छा है कि हम इसको फुलफिल करें। अच्छा लगा आपसे बहुत बात करके, बहुत सारी चीजें नई सीखने बहुत को अच्छा मिली। लगा मुझे, बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन पूछे, मज़ा आया मुझे जवाब देने में। और मैं और भी इन चीज़ों की ओर ध्यान दूँगा और भी अच्छी तरह से ये कल को, क्योंकि हमें मैं चाहता हूँ आप फिर से इन चीज़ को करें और डीपली करें और बहुत आगे जाओ। मेरी शुभकामनाएँ आपको और मैं आपको और बड़े लेवल पे देखूँ। धन्यवाद और आप करोगे। आपका जो अंदर से दिख रहा है मुझे ऑरा मिल रहा है और वाइब्स आपकी आ रही हैं और ये आप बहुत एक दिन देखना, आप खुद ही बताओगे कि देखो सर हमने शुरू किया था और हम कहाँ पहुँच गए हैं। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।